हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हमारा 5वां अध्याय प्रारंभ किया था और हमारे 5वें अध्याय का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम हमारे 5वें अध्याय के भाग 4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 का भाग 4, ऊर्जा संसाधन में भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। पिछले भाग में हमने देखा था कि हमें ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। हमने देखा कि मानव की प्रत्येक आवश्यकताओं में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वह खाना बनाने के लिए हो, चाहे वह रोशनी के लिए हो, चाहे वह ताप के लिए हो या गाड़ियों के संचालन के लिए हो। तो इस प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता हमें बहुत अधिक होती है। ऊर्जा के अंतर्गत भी हमने परंपरागत स्रोतों की बात की थी, जिसमें कि हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है, कोयले से ऊर्जा बनती है। हमने देखा था कहाँ पर विद्युत होता है, कहाँ पर प्राकृतिक गैस और कहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात हमने पिछले भाग में की थी। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे। चूँकि यह नवीकरणीय है, चूँकि यह वर्तमान में ही आए हैं, इस कारण इनका प्रयोग बहुतायत से नहीं हो पाया है और इनका विकास भी अधिक नहीं हो पाया है। लेकिन यदि हम देखें कि यह असीमित मात्रा में व्याप्त होते हैं, असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण मानव की ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं वह इनके माध्यम से पूरी हो सकती हैं। साथ ही साथ यह सस्ते भी होते हैं और यह इको फ्रेंडली भी होते हैं, यानी कि यह पर्यावरण के लिए भी कोई भी नुकसान नहीं देते। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत साधन है वह हमारे लिए लाभदायक है। मानव के विकास के लिए, मानव की उन्नति के लिए इनका प्रयोग ही बढ़ना चाहिए, ताकि हम सतत पोषणीय विकास की जो बात करते हैं वह भी इससे संभव हो सकता है। इस प्रकार से हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन से स्रोत देखते हैं, तो हम देखते हैं सौर ऊर्जा, हम देखते हैं पवन ऊर्जा, हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा और इस प्रकार से ही परमाणु और आणविक ऊर्जा की बात भी हम गैर परंपरागत स्रोतों में ही करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या होते हैं? तो वे साधन ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं, यानी कि इनको प्रयोग में लिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यह अभी ही वर्तमान में ही ज़्यादा प्रयोग में आने लगे हैं। इसी कारण इनको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों को प्रयोग करने के उपाय तथा तकनीक दोनों ही हमारे लिए नए हैं और दोनों ही हमारे लिए वर्तमान में ही आए हैं। तो इस प्रकार से इनको कैसे प्रयोग करना है और कैसे इनकी तकनीक होगी, तो इनके लिए जो है दोनों ही हम सभी के लिए एकदम ही नए हैं। इस कारण इनको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों की कुछ विशेषताएं हैं, और क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह पृथ्वी पर असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि हम इनसे जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वह असीमित हो सकती है या कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इस कारण यह असीमित मात्रा में कहलाते हैं। साथ ही साथ ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होंगे। यदि भी थोड़ी हमारी इच्छा हो, यदि हमारी थोड़ी सी चेष्टा हो, तो हम इनके माध्यम से ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है। तो हम इनके विशेषताओं में कहेंगे यह पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता है यह कभी भी लुप्त नहीं होंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। यदि मानव जाति ने थोड़ी भी चेष्टा की, यदि मानव जाति ने थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाई, तो इनका ध्यान यदि रखा गया तो ये सदा हमें ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। तो इस प्रकार से यह क्या है? असीमित भी है और यह हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी लुप्त नहीं होंगे। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जो है वह अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहलाते हैं। अक्षय ऊर्जा यानी कि जिनका क्षय नहीं हो सकता, इस कारण इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें रीन्यूएबल कहते हैं। तो इस प्रकार से यह अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका क्षय नहीं हो सकता, यह समाप्त नहीं हो सकते।
और साथ ही साथ यह प्रदूषणहीन भी है। प्रदूषणहीन यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य इनसे नहीं होता। तो इस प्रकार से पर्यावरण के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से यह हमारे सभी के लिए लाभदायक है। तो इस कारण जो है अक्षय ऊर्जा स्रोत या फिर हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है पर्यावरण को भी बचाने का काम करते हैं। इस कारण भी यह हमारे लिए लाभदायक है। इन्हें पर्यावरण हितैषी यानी इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें पर्यावरण के हितैषी होते हुए यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी दिखते हैं। यदि प्रदूषण हो भी तो वह इतना कम होता है कि उसे पुनः नियंत्रित भी किया जा सकता है। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उससे प्रदूषण ना के बराबर होता है, और यदि थोड़ा बहुत प्रदूषण होता भी है तो वह इतना कम होता है कि उसे हम आसानी से नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए पर्यावरण हितैषी है, यह हमारे लिए इको फ्रेंडली है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो हम कहेंगे इनका प्रयोग मुख्यतः किन चीज़ों के लिए होता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग मुख्यतः बिजली के उत्पादन के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से इनका जो मुख्य प्रयोग है वह है बिजली का उत्पादन करना। इनसे विश्व के उन कोनों तक भी बिजली पहुंचाई जा सकती है जहां पर तार भी नहीं लगे हैं, यानी कि उन कोनों तक जहां पर विकास अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है, बिजली पहुंचाने के लिए तार भी नहीं बिछाए गए हैं, वहां पर भी इनसे ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। तो इस कारण यह जो है हमारे लिए यानी मानव जाति के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके हो सकते हैं कि हमें ऊर्जा इनसे प्राप्त हो सकती है। इनसे विश्व के उन कोनों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है जहां तार बिछाना भी अभी तक मुश्किल है, अभी तक कठिन है। पारंपरिक स्रोतों की तुलना में यह संसाधन जो है बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही टिकाऊ हैं। तो इस कारण भी हम क्या कहेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की उपयोगिता बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि हम इनके कुछ उदाहरण देखें तो कौन कौन से उदाहरण हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में देखते हैं, तो हम देखते हैं सौर ऊर्जा, हम देखते हैं पवन ऊर्जा, हम देखते हैं परमाणु या आणविक ऊर्जा, और हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से क्या है, यह सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के ही उदाहरण हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु या पवन ऊर्जा, ज्वारीय या टाइडल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा बायोमास आदि। तो यह सभी क्या है, यह सभी उदाहरण हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के, जिन्हें कि अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा या फिर आणविक ऊर्जा। परमाणु या आणविक ऊर्जा, तो यह क्या है बच्चों, यह जो ऊर्जा है यह अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से जो अणु होते हैं उनकी संरचना में बदलने से ही इससे ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से अणुओं की संरचना को बदलने से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसे परमाणु या आणविक ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसका उपयोग भी देखा। यदि हम बात करें यूरेनियम की और थोरियम की तो हम कहेंगे झारखंड और राजस्थान में इसके लिए संभावनाएं हैं, और वहीं हम केरल में भी इसकी संभावनाएं देखते हैं जहाँ से कि परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। तो यूरेनियम और थोरियम जो है वह झारखंड में पाया जाता है और राजस्थान से भी इसकी प्राप्ति हो रही है। तो यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं केरल राज्य की, तो झारखंड, राजस्थान और केरल भी इसमें सम्मिलित है जहां से आणविक ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। आणविक ऊर्जा के लिए यूरेनियम और थोरियम की प्राप्ति हो सकती है। तो केरल में भी हम मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 राज्यों की बात की जहां पर हम परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा की संभावनाएं देखते हैं। एक है झारखंड, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है केरल। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सौर ऊर्जा की, जो भी क्या है, तो सौर ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी सूर्य की किरणों के माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। और इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसमें फोटोवोल्टिक तकनीक या फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है जिससे कि ऊर्जा प्राप्ति होती है। और इसमें भी हम बात कर सकते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इस कारण भारत की जो स्थिति है वहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वह हमेशा संभव नहीं है, और साथ ही साथ एक और कारण यह भी है कि हमें अभी तक यह तकनीक जो है अन्य राज्यों में विकसित भी करनी होगी और इसके प्रयोग को आम जन तक पहुंचाना और उनको जागरूक करना भी
आवश्यक होगा, ताकि इससे जो है घरेलू उपयोग के लिए भी हम आम लोगों को जागरूक कर सकें। तो बात करते हैं सौर ऊर्जा की, जो कि है गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो इस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। सूर्य की किरणों में ऊर्जा यानी बिजली बनाने की क्षमता होती है, और यह किससे संभव है? तो यह संभव है फोटोवोल्टिक सेल तकनीक या फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी। तो आपसे पूछा जाएगा फोटोवोल्टिक सेल के लिए कौन से परंपरागत या गैर परंपरागत स्रोतों में हम प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग कर इन किरणों की ऊर्जा को सीधा बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तो आप यह देखते हैं, यह क्या है? सौर ऊर्जा का ही चित्र है, सौर ऊर्जा का ही उदाहरण है, किस प्रकार से सूर्य की किरणों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है और बिजली बनाई जा रही है। इसे लगाने की प्रारंभिक लागत थोड़ी अधिक होती है, यानी कि प्रारंभ में इनको लगाने में, इस प्रकार के प्लांट लगाने में थोड़ी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि हम देखें तो वह हमें अच्छा बिजली उत्पादन दे देते हैं। तो इसे लगाने की प्रारंभिक लागत थोड़ी अधिक है, परंतु उसके बाद बहुत कम खर्च में ही हमें यह बिजली दे देती है। यह एक अत्यंत कुशल तरीका है जिसमें बिजली पैदा होने के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता। साथ ही साथ यदि हम बात करें सौर ऊर्जा हमें कब प्राप्त नहीं होती है, ऐसी कौन सी दशाएं हैं जब सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे ऋतु परिवर्तन के कारण और एक रात में। इन दो दशाओं में जो है हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो हम कहेंगे हालांकि रात में सूरज की रोशनी न होने के कारण ऊर्जा का संचार जो है वह रुक जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उस समय पर हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। अन्य ऋतुओं के कारण, यानी कि अन्य ऋतुएं जहाँ पर सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज नहीं होता, वहाँ पर भी अन्य ऋतुओं में भी हम क्या कहेंगे, सूर्य के किरणों की अपेक्षित तीव्रता में कमी आ जाती है, जिससे कि सौर ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती, सौर ऊर्जा से बिजली की प्राप्ति नहीं होती। यदि हम बात करें कि भारत में कहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, तो वर्तमान में सौर ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, इसका विकास हो रहा है, और ग्रामीण भारत और सुदूर भारत के जो राज्य हैं जहाँ पर आम किसान हैं वह भी इस तकनीक का लाभ लेकर के ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से वह अपने खेतों में सिंचाई भी कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसके प्रयोग से ग्रामीण घर जो है वहाँ पर जो उपलों का प्रयोग होता था या जो लकड़ी का प्रयोग होता था या इन दोनों पर जो निर्भरता थी वह धीरे धीरे कम हो रही है। तो ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता हमें सौर ऊर्जा के माध्यम से मिली है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण संरक्षण में भी सौर ऊर्जा का योगदान होता है। तो पर्यावरण संरक्षण में भी यह योगदान दे रही है, और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति जो है बढ़ रही है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोतों में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जिसमें हम देखते हैं कि खेतों में विंड मिल के माध्यम से पवन से जो है, पवन के वेग से जो है ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो देखते हैं पवन ऊर्जा क्या है। वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा एक ही बात है, विंड मिल का प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। वायु के वेग से विंड मिल के जो पंखे हैं वह तेज गति करते हैं और घूमते हैं, जिससे कि क्या होता है, इससे टरबाइन भी घूमता है, यानी कि विंड मिल के वेग से टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन से विद्युत की ऊर्जा जो है, विद्युत जो है उत्पन्न होती है। तो हम कहेंगे टरबाइन घूमता है और फिर बिजली पैदा होती है। तो आप देख सकते हैं यह क्या है, पवन ऊर्जा के अंतर्गत विंड मिल है। यह आप देख सकते हैं, यह विंड मिल है। यह जितनी वेग से घूमेंगे उतनी ही तेजी से बिजली पैदा होगी। इस बिजली का प्रयोग किस में हो रहा है? तो इस बिजली का प्रयोग सिंचाई के लिए हो रहा है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए भी इस बिजली का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी हम सभी के लिए लाभदायक है, और इसके लिए भी आम नागरिक जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। लेकिन पवन ऊर्जा की एक कमी यह है कि इसको लगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसकी एक कमी यह भी है कि इसको लगाने के पश्चात आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर भी होता है, तो वह भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। लेकिन इन कमियों के होते हुए भी हम देखेंगे कि पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो विंड फार्म जो है कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में, तो हम बात करेंगे पुरी के अंदर, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है वहाँ पर भी विंड मिल है, और हम राजस्थान में भी देखते हैं, और राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में हम विंड मिल का जो है फार्म्स देख सकते हैं। आदि जगहों पर यहाँ विंड मिल के फार्म लगाए जाते हैं जहाँ प्रचुर वायु प्रवाह है, यानी वायु का प्रवाह तेज है, वायु का वेग तेज है, जहाँ पर वायु से या पवन ऊर्जा से जो है बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कुछ असुविधाओं की यदि हम बात करें कि हमें पवन ऊर्जा को से बिजली प्राप्त करने में कुछ असुविधाएं या कुछ कमियां या कुछ जो हैं ऐसी दशाएं होती हैं जहां पर पवन ऊर्जा सार्थक नहीं हो सकती या फिर उनके उत्पादन में कठिनाई होती है, तो विंड फार्म बनाने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, और विंड मिल से बहुत शोर भी होता है, और हवा की गति में उतार चढ़ाव के कारण भी इसकी उपलब्धता निश्चित नहीं है। तो इस कारण जो है हमें पवन ऊर्जा में भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं जो कि आसानी से दूर भी की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि हम बात करें कहाँ पर उत्पादन होता है पवन ऊर्जा से जो है बिजली का निर्माण भारत में कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य की, हम बात कर सकते हैं आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म हैं। इसी तरीके से हम नागरकोइल और जैसलमेर की बात कर सकते हैं। नागरकोइल जो कि तमिलनाडु में है और जैसलमेर में देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए ये दोनों स्थान जाने जाते हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम पेटी है वह तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, नागरकोइल जो तमिलनाडु में है और जैसलमेर में भी जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर पवन ऊर्जा के फार्म हैं और असीम संभावनाएं हैं और पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, अगले गैर परंपरागत स्रोत की बात करते हैं जो कि है बायोगैस। तो क्या है बायोगैस? ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से कहाँ पर? ग्रामीण इलाकों में और मुख्यतः अपशिष्ट पदार्थों से, चाहे वह मानव जनित हो या पशु जनित अपशिष्ट पदार्थ हो। तो झाड़ियों से भी, कृषि अपशिष्टों से भी, पशु और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से जो है घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से आप बायोगैस संयंत्र देखते हैं। पशुओं का जो गोबर है उसको प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह क्या है? यह भी है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें कि हमने बात की बायोगैस की, और यह बायोगैस का संयंत्र है। बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभ दे सकती है। एक, इससे जो बिजली उत्पादन हो रहा है, और दूसरा एक उर्वरक के रूप में भी यह उपयोगी है। तो हम कहेंगे बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करती है, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार की उर्वरक भी इससे प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही दृष्टि से बायोगैस जो है किसानों के लिए लाभदायक है। बढ़ते हैं आगे, ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं जो कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। शुरू करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि महासागरीय तरंगों के द्वारा या फिर महासागरीय तरंगों में जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है उतार चढ़ाव होता है, उनसे भी बिजली का उत्पादन होता है। तो हम कहेंगे महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सूरज तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों तथा महासागरों में ज्वारें आती हैं, ज्वारें उठती हैं, जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं। तो यह ज्वारें जो हैं यह किससे उठती हैं? तो सूरज और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण यह ज्वारें जो हैं समुद्रों और महासागरों में उठती हैं, और इन ज्वारों की स्थितिज और गतिज यानी पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऊर्जा को भी बिजली बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं।
जो कि महासागरीय तरंगों में गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, चाहे वो सूरज के कारण हो चाहे वह चंद्रमा के कारण हो, उस बल से जो है जब ज्वार उठती है तो उससे जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में इसकी संभावना है, लेकिन यह पूरी तरीके से अभी विकसित नहीं हुआ है। इस कारण इसका प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और भारत की सरकार जो है इस पर ध्यान दे रही है। तो ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं भारत में किन स्थानों पर हैं, तो हम बात करेंगे तट के निकट जो है इनका जो है संभावना ज़्यादा होती है, परंतु तट पर प्रयोग होने वाले यंत्र बहुत ही महंगे होते हैं और इस कारण जो है अभी यह प्रचलन में नहीं है। तो एक कमी जो हम ज्वारीय ऊर्जा में देखते हैं वह है कि तट के निकट जो संयंत्र लगाने होते हैं जिनसे कि ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, ज्वारीय ऊर्जा बन सकती है, वह बहुत ही महंगे हैं। इस कारण यह अभी तक प्रचलन में नहीं आ सके हैं। भारत में यदि हम बात करें ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाओं के क्षेत्र की, तो हम बात कर सकते हैं खंबात की खाड़ी की, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाओं के क्षेत्र देखे। तो हम बात कर सकते थे ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा भी प्रचलन में नहीं है, धीरे धीरे इसका प्रचलन जो है बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे अगला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि है भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूमि के ताप से बिजली का निर्माण। तो हम कहेंगे इसमें क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो ताप होता है उसका प्रयोग बिजली के निर्माण के लिए किया जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग उत्पन्न कर विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। धरती के भीतर की ऊष्मा या धरती के भीतर की जो हीट है उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह ऊष्मा पानी के गर्म झरनों के रूप में बाहर आती है। तो इस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है जो भूमि या पृथ्वी की ताप से विद्युत को निर्मित करती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। तो यानी कि यह बहुत अधिक गहराई में जाने से मिलेगी ऐसा संभव नहीं है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है वहाँ पर भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, तो उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है, जिससे कि हमें आसानी से बिजली प्राप्त हो सकती है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा भूतापीय ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। और कौन सी 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो पहली जो परियोजना है वह है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में, और दूसरी परियोजना जो है वह है लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो भूतापीय ऊर्जा के लिए भारत सरकार की 2 परियोजनाएं, एक पूगा घाटी लद्दाख में और पहली जो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती नदी घाटी में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विकास। अब तक हमने देखा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। हमने बात की सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, भूतापीय ऊर्जा की, बायोगैस की और ज्वारीय ऊर्जा की। यह सभी उदाहरण हमने देखे और हमने बात की कि यह सभी जो है सतत पोषणीय विकास में अपना योगदान देते हैं, पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ ही साथ इनसे बिजली प्राप्त हो रही है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है और मानव विकास के लिए भी यह योगदान देते हैं। साथ ही साथ यह सस्ते भी हैं। तो इस प्रकार से यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वह मानव के लिए पूरी तरीके से लाभदायक है। और चूंकि यह असीमित मात्रा में है और यह लुप्त नहीं होंगे, इन्हें अक्षय या रिन्यूएबल इसीलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके विकास के लिए ध्यान करना होगा, इनके विकास में अपना योजनाओं का निर्माण करना होगा, इनके विकास के लिए और इनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे कि सतत पोषणीय विकास जो है संभव हो सकेगा। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं असीमित मात्रा में होने की वजह से हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमें इन्हें संजोने और इनका संरक्षण करने की आवश्यकता है और इसी से सतत पोषणीय विकास भी हम जो है उसकी भी
बात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं और उनके प्रति जो है उनके प्रयोग को बढ़ा सकते हैं। तो हम कहेंगे समय की आवश्यकता बन गई है कि हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करें और उनका ही प्रयोग करें, और जो सीमित संसाधन है, जो सीमित परंपरागत स्रोत हैं, उनका प्रयोग धीरे धीरे कम किया जाए, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो। तो इस प्रकार से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो सीमित मात्रा में है और जल्द ही खत्म भी हो जाएंगे, उनके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, यानी कि पर्यावरण के पक्ष में भी वे नहीं होते, पर्यावरण के लिए भी वे लाभदायक नहीं होते, उनसे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो है उनका प्रयोग धीरे धीरे कम होना चाहिए और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, जो कि क्लीन फ्यूल कहलाता है, यानी कि ये प्रदूषण नहीं करते, ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते, ये कभी भी खत्म भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, यह अक्षय है, यह खत्म भी नहीं होंगे और इसी कारण जो है हमें इनका जो प्रयोग बढ़ाना चाहिए। अब भी हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर हैं? तो हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए अभी भी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ही निर्भर हैं और इस कारण जो है यह धीरे धीरे और भी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है, इस कारण जो है हमें इनसे हट करके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर मुख्य रूप से निर्भर हैं तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का पूरी तरह लाभ उठाने में अभी बहुत समय लगेगा। और ऐसा इसलिए है, भारत जो है एक विकासशील देश है, यहाँ पर अभी तक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। भारत की सरकार भी प्रयास कर रही है कि ऐसे महंगे और बड़े संयंत्र लगाकर गैर परंपरागत तरीके से ऊर्जा का निर्माण किया जाए और इनको जो है विकास की ओर ले जाया जाए और इनके माध्यम से भारत में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हमारे देश में गैर पारंपरिक स्रोतों का पूरी तरह लाभ उठाने में अभी हमें बहुत समय लगने वाला है। तो इस प्रकार से भारत विकासशील देश होते हुए इस प्रक्रिया से गुजर रहा है कि यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जो प्रयोग है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरीके से प्रयोग करने में समय लगेगा। हालांकि अनुसंधान चल रहा है, हालांकि शोध चल रहा है और नई तकनीकें भी खोजी जा रही है, नई प्रौद्योगिकी भी खोजी जा रही है कि इनका प्रयोग किस प्रकार से बढ़ाया जाए और परंपरागत स्रोतों पर भारत की जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। तो हमारा जो भारत है उसमें यहाँ पर शोध चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है और नई तकनीकों का जो है अनुसंधान या नई तकनीकों को खोजा जा रहा है, जिससे गैर परंपरागत जो स्रोत हैं का और निपुणता से प्रयोग किया जा सके और गैर परंपरागत स्रोतों को प्रचलन जो है उनका बढ़ाया जा सके। भविष्य में यदि हमें पानी से चलने वाली गाड़ी और वायु से चलने वाली मोटर दिख जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, यानी कि भारत में इनके प्रति जागरूकता बढ़ रही है। भारत में ऐसी तकनीकों को लाए जाने के प्रयास तेज हो रहे हैं जहां पर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा और सतत पोषणीय विकास क्या आपस में संबंध है? तो हाँ, हम कहेंगे ऊर्जा से सतत पोषणीय विकास का संबंध है, क्योंकि हमने बात की कि यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो क्या हैं, सस्ते भी हैं, यह इको फ्रेंडली भी हैं, यानी पर्यावरण के लिए भी यह किसी प्रकार का नुकसान नहीं देते और साथ ही साथ यह टिकाऊ भी हैं। तो इस प्रकार से हम सतत पोषणीय विकास की बात कर सकते हैं, क्योंकि यह सीमित नहीं है, असीमित है। इस कारण हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन ऊर्जा के स्रोतों को बचा करके रख सकते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इनके माध्यम से हो सकती है। तो इस कारण ऊर्जा और सतत पोषणीय विकास आपस में संबंधित हैं और हम जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता धीरे धीरे कम करें, इसी से हम सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि हमने कहा था हमारे खाने से लेकर हमारे सभी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं जैसे कि ताप के लिए, रोशनी के लिए या गाड़ियों के संचालन के लिए, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, आधारभूत शर्त है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के माध्यम से हम सतत पोषणीय मार्ग को और भी ज़्यादा विकसित करें और ऐसे गैर परंपरागत स्रोतों का ही प्रयोग करें जो कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उनको बचा करके रख सकें और सीमित जो संसाधन हैं जो लुप्त होने वाले हैं उनका जो है प्रयोग हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए।
ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण किया जाए, उसको बचाया जाए, ऊर्जा की जो दुर्लभता हो जाएगी उसमें कमी लाई जाए। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग या उसके प्रयोग को बढ़ाना, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और इन दो स्थितियों में हम सतत पोषणीय विकास ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस दिशा में उठाए गए जो कदम हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहला यदि हम बात करें तो यातायात के लिए जब हम निजी वाहन का प्रयोग सामान्यतः करते हैं उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और उसके स्थान पर हमें सामूहिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए या सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऊर्जा के माध्यम से यदि हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कहेंगे यदि हमें कोई भी यात्रा करनी है, यदि हमें कोई भी स्थान पर जाना है तो यातायात के लिए निजी वाहन हम ना प्रयोग करें और उसके लिए हम सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, जिससे कि क्या होगी, इससे ऊर्जा की बचत होगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्रयोग नहीं करने पर हम हमारे आसपास जो भी बिजली है, बिजली के जो साधन हैं उनको जो है बंद कर दें, उससे भी क्या होगा, ऊर्जा की बचत होगी। तो हम कहेंगे प्रयोग न होने पर बिजली बंद करके रखना भी क्या है, सतत पोषणीय विकास के लिए ऊर्जा को बचाना है, ऊर्जा का संरक्षण है। इसके अलावा बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग भी हमें बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उन साधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए, जिसमें हमने बहुत सारे ऊर्जा संसाधनों की बात की। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से सतत पोषणीय विकास की बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की सरकार ने ऊर्जा की सुरक्षा के लिए क्या कोई प्रयास किए हैं, तो हम कहेंगे हाँ, भारत की सरकार ने खनिजों के संरक्षण के लिए भी खनिज नीति बनाई थी और उसी तरीके से ऊर्जा के लिए भी, ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो ऐसी कौन सी नीतियां हैं, तो हमने देखा कि भारत की सरकार इसे आभास करती है, इसे जानती है कि वह मुख्यतः परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है। यानी भारत की जो आवश्यकता है, भारत की जो मांग है, भारत के नागरिकों की जो आवश्यकता है वह मुख्यतः किस पर निर्भर है, तो वह मुख्यतः परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है। और इस कारण जो है, चूंकि परंपरागत स्रोत सीमित हैं, इस कारण हमें हमारी निर्भरता को कहाँ पर ले जाना होगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरफ ले जाना होगा, जिससे कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हों और साथ ही साथ पर्यावरण को हानि ना हो और जो संसाधन है वह भी सीमित ना होते जाएं समय के साथ। तो इस प्रकार से भारत की सरकार कुछ नीतियां बनाती है, जैसे कि पवन नीति, हाइब्रिड नीति की बात कर सकते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए SDG 7 की बात भी भारत की सरकार करती है। तो बात करते हैं कौन कौन से प्रयास भारत की सरकार करती है ऊर्जा की सुरक्षा, ऊर्जा के संरक्षण के लिए। SDG 7 का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और वहनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जिसको कि भारत सरकार जो है पूरी तरीके से मानती है और उसके लिए उसी के अनुसार वह नीतियों का निर्माण कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में LPG कनेक्शन और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, जिससे कि लकड़ी का प्रयोग कम हो और उपलों का प्रयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो जाए, इसके लिए भारत की सरकार क्या करती है, LPG कनेक्शन और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजनाएं लागू करती है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू करती है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत भी भारत की सरकार करती है। इसके अलावा भारत की सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है। इलेक्ट्रिक वाहन जिनमें कि इस प्रकार की ऊर्जा नहीं प्रयोग होती जो कि परंपरागत ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने, बायोफ्यूल का अनुपात बढ़ाने और कंप्रेस्ड बायोगैस के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही साथ वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति की घोषणा भी की गई, जो भी भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, प्रयास, कुसुम, सोलर पार्क, सोलर रूफ टॉप योजना और रक्षा जैसी कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन भी जो है वह भारत सरकार की इसी नीति के अंतर्गत आता है, जिसमें कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 की शुरुआत भी की गई है। तो इस प्रकार से नीति आयोग भी जो है वह भारत की सरकार को इस
दृष्टि से मार्गदर्शन कर रहा है और ऐसी ही नीतियां निर्मित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भी की गई है। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, यह भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार से भारत की सरकार भी जो है वह हमारी निर्भरता परंपरागत स्रोतों पर कम करने के लिए प्रयास कर रही है और सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को और ऐसे ही गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रति भारत की सरकार जो है अपने प्रयास जारी रख रही है, योजनाओं का निर्माण कर रही है और नीतियों का निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय के इस भाग में देखा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं और यह इनमें क्या गुण होते हैं, कौन सी विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं और भारत में इनकी संभावनाएं और संभावनाओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसी के तहत हमने बात की कि ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से आवश्यक है और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ाना भारत के लिए क्यों आवश्यक हो गया है, साथ ही साथ भारत की सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।